एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान चैप्टर 3 जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन से हम क्या समझते हैं? वे संसाधन या फिर ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है। असीमित कहने का मतलब है आप जितना भी खर्च कर लो ये खत्म नहीं होने वाला है। आपको जितना इच्छा है उतना खर्च करो। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, हवा है, तो ये सब क्या है? असीमित मात्रा में उपस्थित है। इसके अलावा यह मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। मानव द्वारा खर्च करने से ये नहीं समाप्त होंगे, इसीलिए इसे हम असीमित मात्रा में उपस्थित संसाधन के नाम से जानते हैं। और इसे हम अक्षय, और अक्षय मतलब कि इसका क्षय नहीं होगा, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, वायु है, तो ध्यान से समझ लीजिए। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जो हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है और इंसानों के द्वारा किए गए क्रियाकलापों के माध्यम से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम दूसरा पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे। अगला पॉइंट हमारा कहता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो देखिए, प्रकृति में मतलब कि कुछ ऐसे संसाधन भी है जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, खत्म हो जाएंगे। अगर मानव उसे बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। इन संसाधनों के उदाहरण को जान लीजिए। वन मतलब कि जंगल, जंगल को अगर अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाए, काटा जाए, तो ये समाप्त हो जाएंगे। वन्य जीव, वन्य जीव का भी अगर ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाए तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। खनिज समाप्त हो जाएगा, कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से देखिए हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा। और 6 प्राकृतिक संसाधन मतलब जो खत्म नहीं होगा। दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मतलब कि जिनका अधिक उपयोग करने से वो समाप्त हो जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा है कोयला। अब हम कोयला के बारे में जानेंगे। आपने कोयला जरूर देखा होगा। इससे पहले हमने इस चैप्टर के नोट्स को बनाया था, उसमें कोयले के फोटो को मैंने लगाया भी था, तो आपने कोयला को जरूर देखा होगा। यह पत्थर जैसा कठोर एवं काले रंग का होता है, मतलब हार्ड भी होता है और इसका रंग जो है वो बिल्कुल काले कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। खाना, ये देखिए यहाँ पे अगर आपने कोयला नहीं देखा तो ये देखिए ये कोयला का फोटो दिया गया है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये कोयले का फोटो है। कोयला इसी प्रकार का होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधन में कोयला एक है। कई जगहों पर आज भी भारत में खाना बनाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। पहले इसका उपयोग ना रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। कोयले का उपयोग पहले के समय में रेल इंजन में किया जाता था, पानी को गर्म करके उससे भाप बनाने में। क्योंकि पहले तो भाप वाले इंजन हुआ करते थे ना, जो पानी के भाप की शक्ति से चलते थे। इसका उपयोग जो है वो तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में भी होता है। बिजली बनाने में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है। अलग अलग कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, उद्योगों में इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। अब देखिए, कोयले की कहानी के बारे में भी जानना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कोयला हम कहाँ से प्राप्त करते हैं और ये कैसे बनता है। ये कोयले के रिलेटेड एक कहानी हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, मतलब कि बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन जो है वो मृदा के नीचे दब गए। बाढ़ हो या फिर तूफान हो या साइक्लोन हो या भूकंप हो, अर्थक्वेक हो, ऐसे कोई से भी एक कारण के कारण ये जितने भी जंगल थे वो दब गए। और दबने के बाद इनके ऊपर मृदा जम जाने के कारण, मतलब मिट्टी जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। संपीड़ित का मतलब होता है दब जाना। जैसे जैसे वो गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। जैसे जैसे वो नीचे दबते चले गए उनके अंदर में टेम्परेचर बढ़ता चला गया। उच्च दाब और ताप पर पृथ्वी के भीतर ये मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे
कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, ऑलरेडी हमने ये बातें बताई भी थी आप लोगों को। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले मतलब कोयले में परिवर्तन होना ही कार्बनीकरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में। अगर आपसे पूछा जाए कार्बनीकरण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे मृत पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे लंबे समय तक दाब और ताप के कारण कोयले में परिवर्तित होते गए और इसी परिवर्तन को हम कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पतियों के अवशेषों से बना है, मतलब पेड़ पौधों के अवशेष से बना है, अतः कोयले को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। 1 नंबर में याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कोयला को हम जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं तो आप बताएंगे यह पेड़ पौधों के अवशेष से बनता है, इसीलिए इसे हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इसके अलावा आपको अब देखना है, कोयला तो हमारा हो गया, अब हम आगे बात करेंगे। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। अगर आप इसमें माचिस लगाओ, आग लगाओ तो कोयला जलता है, और मुख्य रूप से अगर कोयला जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस को उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जैसे कि कोक हो गया, कोलतार हो गया, कोयला गैस हो गया। इन सभी चीजों का उद्योग के अंदर निर्माण भी किया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इससे कोक बनता है, इससे कोलतार बनता है, इससे कोयला गैस बनता है, तो सबसे पहले ए में जो है कोक, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कोक होता क्या है। यह एक कठोर, सनद्र और काला पदार्थ होता है। कठोर भी होता है, सनद्र भी होता है और काला भी होता है। ये कोक की खासियत है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, मतलब प्योर कार्बन का ही रूप होता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अब कोक का अगर उपयोग की अगर हम बात कर ले तो ये आयरन फैक्ट्री, इस्पात फैक्ट्री या किसी भी अन्य मेटल को उसको शुद्ध करने के लिए यहाँ पे कोक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे था कोलतार। अब हम कोलतार के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे हम अलकतरा के नाम से भी जानते हैं। शायद कोलतार का नाम सुन के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कोलतार क्या होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये जो सड़क वगैरह का निर्माण होता है, रोड वगैरह का निर्माण होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा जितने भी हाईवे होते हैं वो ब्लैक कलर की क्यों होते हैं? ब्लैक कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो कंक्रीट डाला जाता है ना, जो कंकड़ डाले जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो गिट्टी वगैरह डाला जाता है ब्लैक कलर का, उसमें यही चारकोल लगाया जाता है, कोलतार लगाया जाता है, जिसे हम अलकतरा भी कहते हैं। अलकतरा में मिला के उसको बिछाया जाता है और फिर भारी मशीन से उसे दबा दिया जाता है, इसलिए आपको सड़क ना हाईवे काले दिखेंगे। देखिए ये काला गाढ़ा द्रव्य होता है और ये लगभग ना 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। देखिए छोटी बात नहीं है, 200 अलग अलग पदार्थों का यह मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों में औद्योगिक निर्माण तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेन, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। अब कोलतार का उपयोग अगर आप जान ले कि कोलतार का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो कोलतार का उपयोग कलर बनाने में होता है, दवाई बनाने में होता है, विस्फोटक मतलब बम बनाने में होता है, इत्र बनाने में, सेंट बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, फोटोग्राफी। जैसे कि अगर आपसे बात कर लिया जाए, आप लोगों ने कभी न कभी जिरोक्स तो जरूर करवाया होगा, तो देखते हैं ना कि जिरोक्स वाले मशीन में उसको डाल देता है, वो छप के आ जाता है काले कलर का, तो उसमें भी कार्बन होता है क्योंकि उसके अंदर वो इंक होता है और इंक भी कार्बन से ही बनता है। इसके अलावा छत निर्माण सामग्री आदि में इसका उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे कोयला गैस के बारे में कि कोयला गैस क्या होता है, क्योंकि तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे कोयला गैस ही था। देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था कि इसके परिष्करण से कोक प्राप्त होता है, कोलतार प्राप्त होता है और कोयला गैस प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको मैंने कोक बता ही दिया है, कोलतार बता ही दिया है। अब हम कोयला गैस की बात कर लेते हैं। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस भी प्राप्त होता है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योग में ईंधन के रूप में भी उपयोग होता है। कोयला गैस जो बनता है ना, इसका वापस ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ईंधन कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लंदन में 1810 तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था, मतलब लाइट जलाने के लिए किया गया था, रोशनी प्रदान करने के लिए किया था। आज कल इसका उपयोग जो है वो रोशनी के बजाय
उष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है, मतलब गर्मी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये कोयला गैस के बारे में था। अगला पॉइंट हमारा कहता है पेट्रोलियम क्या है। तो आप जानते हैं ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। बाइक हो गया, कार हो गया, मतलब हल्के वाहन जो होते हैं कार वगैरह, उन सभी में तो पेट्रोल की जरूरत होती है। बिना पेट्रोल की गाड़ी चलती है क्या? हम सभी के घर में मोटरसाइकिल तो जरूर होगा, और मोटरसाइकिल चलाने के लिए उसमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है। हल्के स्वचालित वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में पेट्रोल का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। वहीं पे अगर हम भारी मोटर वाहन जैसे कि बात कर ले ट्रकों का, ट्रैक्टरों का, और भी बहुत सारे भारी वाहन है, तो इसमें डीजल काम में लिया जाता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम जो है वो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा अर्थात चट्टान एवं ओलियम मतलब कि तेल। पेट्रा का मतलब क्या होता है? चट्टान, एवं ओलियम का क्या मतलब होता है? तेल। इन दोनों से हुआ है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। जमीन के नीचे जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उनके बीच से ये पेट्रोलियम निकाला जाता है, इसीलिए इसे हम चट्टानों के मध्य से निकलने वाला तेल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखिए ये एक समुद्री इलाका है। समुद्र इलाका में क्या है कि देखिए ये पानी है, ऊपर ये सब पानी है, कुएं हैं, इसके नीचे देखिए क्या है? चट्टान है, पत्थर है, उसके नीचे गैस है, फिर तेल है, फिर जल है, और तैलाश है, चट्टान है। इन सभी को खोद खोद के यहाँ से ये पेट्रोलियम निकाले जाते हैं। परिष्करण का मतलब होता है पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। गहरे रंग, पेट्रोल को तो आपने देखा ही होगा, एक तेल ही जैसा तो लगता है। इसकी गंध जो है वो अप्रिय होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जो इसकी सुगंध होती है ना वो अच्छी नहीं होती, अप्रिय होता है। लेकिन मैं बता दूं कि मुझे ना मतलब पेट्रोल की खुशबू जो है ना वो बहुत पसंद आती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसमें। बहुत लोगों को नहीं लगता होगा अच्छा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है पेट्रोल की खुशबू। ये विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम जो परिष्करण होता है उसमें ये सारी चीजें उस समय निकलती है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों और प्रभाजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको भी समझाया है। ये डायग्राम जो है यही हमारा है कि कैसे पेट्रोल को नीचे से, जमीन के नीचे से या समुद्र के नीचे से निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये पेट्रोल के जितने भी पदार्थों का मैंने यहाँ पे आपको अभी नाम बताया है, ये जितने भी नाम बताए, देखिए एक बार नाम को देख लीजिए। पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, स्नेहक तेल है, पैराफिन मोम है, इन सभी का मिश्रण होता है। इन सभी को अलग अलग करने मतलब कि पृथक करने की प्रक्रिया जो है वही हमारा परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। ये जो आपको इमेज ऊपर एक दिखाई दे रहा है ये वही कंपनी सब है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं जहाँ पे पेट्रोलियम को अलग अलग पदार्थों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये हमारा पेट्रोलियम का परिष्करण था। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन मैंने आपको बताया था क्यों है ये जीवाश्म ईंधन, क्योंकि यह पृथ्वी के नीचे से मृत जंगलों के हाड़ के नीचे दबने से और उच्च ताप में जलने के कारण बने कोयले को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। गैस को तो आपको पता है ना कि पाइप द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप कोयले को एक जगह से दूसरी जगह तक पाइप के माध्यम से भेज सकते हो? नहीं जाएगा ना कोयला। लेकिन ये गैस है, प्राकृतिक गैस है, तो इसे हम एक पाइप लाइन से भी एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम सीएनजी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे दिल्ली की कई गाड़ियां ऐसी है जिसको सीएनजी पे चलती है, और ये सीएनजी भी तो पेट्रोल पंप पे ही मिलता है, तो इसके रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग यह है वो ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है और परिवहन को चलाने के लिए भी किया जाता है ईंधन के रूप में, क्योंकि यह एक कम प्रदूषणकारी होता है। मतलब अगर सीएनजी का उपयोग अगर आप गाड़ी में करते हो तो इससे प्रदूषण ज्यादा नहीं होता, धुआं बहुत ज्यादा नहीं निकलता। यह एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है और इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से भी किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में, जो है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और इसके उपयोग। पेट्रोलियम से जो अलग अलग पदार्थें बनाई जाती है उसका उपयोग क्या है।
तो सबसे पहले नंबर पे आता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो हमारे घर में जितने भी खाना पकाने के लिए जो सिलेंडर आता है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में जो होता है, तो उन सभी सिलेंडरों में क्या होता है, एलपीजी ही तो होता है। दूसरा है पेट्रोल, मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक का काम करता है। आपको पता है कि मोटरसाइकिल, हल्के वाहन, कार, इन सभी में पेट्रोल ईंधन के रूप में काम करता है। तीसरा है मिट्टी का तेल, तो ये स्टोव, लैंप, गाँव वगैरह में ना लैंप, स्टोव या फिर डिबिया, ऐसा कुछ बहुत लोग के यहाँ जलता है, हम लोग के यहाँ भी जलता था, तो इन सभी में मिट्टी तेल का उपयोग होता है। इसके अलावा जेट वायुयान के ईंधन के लिए भी इसका उपयोग होता है। चौथा है डीजल, भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन का उपयोग करता है, जनरेटर के लिए या फिर ट्रक के लिए या फिर रेल के लिए, इन सभी में भारी इंजन है ना, तो इस सब में किस चीज का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है। अगला है स्नेहक तेल। स्नेहक का उपयोग आप लोग बॉल बेरिंग को चिकना बनाने के लिए करते हैं। जैसे साइकिल में अगर कर 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 की आवाज आती है, तो हम उसके चैन में स्नेहक लगाते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीस को ही हम स्नेहक भी कहते हैं। इसके अलावा है पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट है, हम अपने जीवन में प्रत्येक आदमी करता है। ये मरहम की तरह बनाया जाता है। मरहम जो होता है, जो अगर कहीं चोट लग गया, जैसे कि आयोडेक्स एक मरहम आते हैं ना, उसका उपयोग अपने चोट लगे हुए जगह पे करते हैं। या वो वैसलीन हो गया जो होठों पे लगाते हैं, बहुत सारे क्रीम है, इन सभी चीजों में ना पैराफिन मोम का उपयोग होता है। सातवां है बिटुमेन। ये पेंट एवं सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। घर पे जो पेंटिंग होती है, दीवार पे जो पेंटिंग होती है, लकड़ी पे जो पेंटिंग होती है, इन सभी में बिटुमेन का उपयोग होता है। लेकिन याद रखिएगा, ये जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये सब पेट्रोलियम से ही बनता है, पेट्रोलियम के अंदर से ही निकाला जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है वो प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायन और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा, विशाल भंडार है हमारे भारत देश में। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में अधिक, बहुत ही भरपूर मात्रा में पाई जाती है। नाम याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है, त्रिपुरा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ प्राकृतिक संसाधन के बारे में जो सीमित है। हम सभी जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जो जीवाश्म है, वो जीवाश्म ईंधन के रूप में है, और मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। कोयला कोई 10 दिन और 15 दिन में तो नहीं बना था ना, पेट्रोलियम कोई 15 और 20 दिन और महीने दिन या 100-200 साल में नहीं बना है, लाखों करोड़ों साल में बना है ये सारी चीजें। तो दूसरी ओर इसके ज्ञात भंडार जो है कुछ 100 वर्ष ही चलने वाले। जिस तरह से हम पेट्रोल का, डीजल का उपयोग करते जा रहे हैं, तो ये कुछ ही समय ऐसा है बचा हुआ जो पेट्रोल मिल रहा है, 100, 200, 300 सालों के बाद पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाएगा। अब क्या होगा फिर, इसके कारण इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ये जो है, इसके कारण ना हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, वायु के प्रदूषण बढ़ रहे हैं, और विश्व में, पूरे दुनिया में गर्मी बढ़ रहा है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। जब जरूरत ना हो तो हमें इन ईंधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके क्या होगा बेनिफिट, तो हमारा पर्यावरण जो है वो बेहतर बनेगा, पूरे विश्व के अंदर जो गर्मी बढ़ रही है उसका खतरा कम होगा, ईंधनों की उपलब्धता जो है पेट्रोल डीजल वो लंबे समय तक चलेगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, जिसे हम पीसीआरए कहते हैं। इन्होंने लोगों को सलाह दिया है, क्या सलाह दिया है, कि जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हो तो बहुत ज्यादा तेल खर्च होगा, बहुत ज्यादा तेल खर्च होगा तो गाड़ी बहुत ज्यादा धुआं देगा, बहुत ज्यादा धुआं देगा तो वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। अगला पॉइंट है, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करना हो गाड़ी का इंजन बंद कर दे। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि रेड लाइट पे भी गाड़ी का इंजन ऑन छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वहां पे गाड़ी को बंद करने देना चाहिए। अगला पॉइंट है, टायरों का दाब सही रखें। गाड़ी के अंदर हवा जो है टायरों में वो उचित मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी में हवा उचित मात्रा में नहीं होगा तो वो ज्यादा घर्षण करेगा, ज्यादा घर्षण करेगा तो ज्यादा एनर्जी खाएगा और फिर ज्यादा पेट्रोल खाएगा। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए, साफ सफाई रखिए, उसको चिकना रखिए, बार बार सर्विसिंग कराइए, ताकि पता चले कि गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है।
अब इस चैप्टर में पढ़ाए गए कुछ प्रमुख शब्द आपको कल कॉपी में करके आना है, जिसमें मैंने बताया है अभी आपको कि कोयला किसे कहते हैं, कोयला गैस क्या है, कोलतार क्या है, कोक क्या है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक गैस क्या है, पेट्रोलियम क्या है और पेट्रोलियम परिष्करणी क्या है। ये आपको अपने कॉपी में नोट करके लाना है। और इस चैप्टर में जो आपने सीखा है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन है। ओके, हमने चैप्टर में पढ़ा भी है। दूसरा है जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। सही बात है, जंगलों के मिट्टी के नीचे दब जाने के कारण। अब जंगल ही अकेला थोड़ी ना दबा होगा, जंगल के जानवर भी तो दबे होंगे, जानवर भी तो मरे होंगे उसमें। इन सभी में लाखों साल तक जो जमीन के नीचे दबे रहे, इससे हमारे कोयले का या फिर आप कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट हमारा कहता है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है वो अगर आप ज्यादा उपयोग करोगे तो वो समाप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है कोल, कोलतार, कोयला गैस कोयले से ही प्राप्त उत्पाद होते हैं या कोयले से ही हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि हमें प्राप्त होते हैं। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कोयले और पेट्रोलियम के जो संसाधन है वो सीमित होते हैं, इनका न्यायोचित उपयोग करें ताकि ये लंबे समय तक हमारे वातावरण में बना रहे, हमारे पृथ्वी पर टिका रहे। इस तरह से आपने देखा क्लास 8 साइंस विज्ञान चैप्टर 3 जिसका नाम था कोयला और पेट्रोलियम समाप्त हो गया। पूर्ण चैप्टर सही तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। और अगर आपको पढ़ाए गए वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।